नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। इस बार हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी। लोकप्रिय नेता हैं और ख़ास तौर पर पूर्वांचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर उनकी कर्मभूमि वो रही है। हम उनसे तमाम सवालों पर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के हित में काम कर रही है। मंत्री जी, हमारे इस खास प्रोग्राम में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल लेंगे। वाराणसी में आप प्राचार्य थे डीएवी इंटर कॉलेज में, तो प्राचार्य पद से लेकर आज मंत्री पद तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा? देखिए, राजनीति में बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। वहाँ मैं लोगों की मदद तो करता था, खुद तो कभी चुनाव में नहीं लड़ा, लेकिन राजनीति चूँकि शुरू से शौक में था। फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी लग गई, एज ए लेक्चरर जॉब शुरू कर दिया बनारस के ही हरिश्चंद्र कॉलेज में। बाद में फिर समाज के लिए जो वक्त निकलने लगा तो फिर धीरे धीरे झुकाव बढ़ने लगा। फिर एक क्षेत्र पे लक्ष्य लेके काम करने लगते हैं, तो राजनीति से कभी बहुत दूर नहीं रहा, सदैव जुड़ा रहा उससे। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी अचानक दे दिया तो निश्चित ही मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। मेरा उन्होंने बहुत, वे कार्यकर्ता के सम्मान के लिए पार्टी जानी जाती है। कैसे अपने सुदूर, चाहे वो देहात, गांव, क्षेत्र में कहाँ कहाँ काम करने वाले लोग, हिंदुस्तान के कोने कोने से काम करने वाले लोगों को वो अपने महत्वपूर्ण पदों पे बैठाते रहते हैं। मैं चूँकि काशी से हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी काशी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पार्टी ने मुझको जो जिम्मेदारियां दी हैं निश्चित ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मंत्री जी, 2014 में, जहाँ तक मुझे याद है कि 2014 में आपने बीजेपी ज्वाइन की थी जी। प्रधानमंत्री जी उसी समय आए, वाराणसी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, तो क्या आपको अंदाज़ा पहले से ही हो गया था कि अब उत्तर प्रदेश और देश में मोदी युग शुरू होने वाला है? निश्चित ही सारा देश बड़ी आशा भरी निगाहों से मोदी जी की तरफ देख रहा था। देश कांग्रेस के भ्रष्टाचार और जो घोटालों की सरकार थी, तमाम बड़े बड़े स्कैंडल उस समय आपने देखा कि हुए, तो देश ऐसे शासन और सत्ता से मुक्ति चाहता था। और एक जो सुशासन का एक स्पष्ट उदाहरण मोदी जी ने, गुजरात का मॉडल इस देश को दिखाया था। देश अभिभूत था उनके काम से, गुजरात के विकास से। गुजरात की जो तूती बोल रही थी दुनिया में, तो उससे लग रहा था देश के लोगों को कि एक ऐसा नेतृत्व, सबल नेतृत्व अगर देश को मिल जाए तो हमारा देश भी वैसे ही खुशहाल हो जाए, वैसे ही। तो देश ने मौका दिया मोदी जी को। काशी के लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने काशी को चुना। काशी कहीं न कहीं से इस देश की अलग अलग राजधानियां हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई को आप कहते हैं, देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली को कहते हैं, लेकिन इस देश की धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, पौराणिकता, ऐतिहासिकता, आप कह सकते हो कि काशी हमारे आपके सोच से भी पुरानी नगरी है। जब से हम आप देश के इतिहास को जानते हैं, देश के अध्यात्म को जानते हैं, देश के अतीत को जानते हैं, संस्कृति को जानते हैं, तब से काशी जिंदा है। तो उन्होंने इस अपने लोकसभा के चुनाव के लिए काशी को चुना। काशी हमेशा इस देश को अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान के प्रकाश से अलौकित करती है, हमेशा एक नया संदेश देती है। आपने देखा होगा कि सदियों सदियों से काशी में इस देश के तमाम आध्यात्मिक पुरुष, तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां, सब ने काशी को हमेशा, चाहे वो विवेकानंद जी रहे हों, चाहे वो महात्मा गांधी जी रहे हों, चाहे वो हमारे आदि शंकराचार्य, शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने अपनी महत्ता को सिद्ध करने के लिए भी काशी को चुना। तो इस देश में विद्वता की, अध्यात्म की, ज्ञान की, जो गौतम बुद्ध भगवान को ज्ञान मिला गया में, लेकिन उन्होंने उपदेश स्थली के लिए काशी को चुना। काशी सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं, काशी चार जैन धर्म के तीर्थंकरों की नगरी है। बाबा विश्वनाथ, जिनको आपकी देवाधिदेव महादेव कहते हैं, उनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं हिंदुस्तान में, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग में काशी सबसे अनोखी है। काशी में माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का मिलन होता है, भगवान शंकर का। तो निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण नगरी है और उन्होंने इसको चुना।
बरसों से उपेक्षा थी इस नगरी की, उनके आने के बाद काशी जैसे नए प्रकाश से अलौकित हो रही है। और प्रगति, विकास, काशी इससे एकदम अछूती थी। काशी अपने तरीके से पिछले हजारों हजार साल से जिंदा जरूर थी, लेकिन बहुत उपेक्षित थी। मोदी जी के आने के बाद जैसे विकास को पंख लग गए, आज तमाम बड़ी योजनाएं, जो योजना आज काशी के लोग कुछ दिन पहले सोचते हैं, वो कुछ दिन बाद मूर्त रूप लेती हुई दिखती है उनको। सड़कों का, फ्लाईओवर्स का, शुद्ध पीने के पानी का, ड्रेनेज का, अस्पताल का। काशी अस्पताल का भी, चिकित्सा का भी बहुत बड़ा हब है। जी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहने वाले प्रयागराज इलाहाबाद के थे, लेकिन उन्होंने इस देश को शिक्षा के लिए जब जोड़ने का संकल्प लिया, शिक्षा का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का ख्वाब देखा, तो उन्होंने काशी को चुना था। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा का भी बहुत बड़ा हब है। पूरे पूर्वांचल के लोग, आधा बिहार कह सकते हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ के लोगों को कैंसर के लिए बाहर जाना पड़ता था, मुंबई जैसे टाटा के सेंटर में। मोदी जी ने 2 अस्पताल कैंसर के, जिसको कि भाभा एटॉमिक रिसर्च के लोग चलाते हैं, उनकी स्थापना किया। एक बहुत बड़ा ट्रॉमा सेंटर, 326 बेड का ट्रॉमा सेंटर उन्होंने काशी को दिया। विकास की काशी में वो आए तो तार उनको, बिजली के नंगे तार उनको दिखते थे, उसकी भी पीड़ा उन्होंने महसूस किया। उन्होंने पहले दिन कदम रखा तो कहा माँ गंगा ने बुलाया है। जी जी। आज उस समय तक सारे नाले, गंगा प्रदूषण की शुरुआत 1986 में हो चुकी थी, और उसके लिए भी काशी को चुना था राजीव गांधी जी ने। लेकिन सच में काशी के नालों का गिरना बंद नहीं हुआ। सीवेज ट्रीटमेंट के जो प्लांट भी बने थे वो भी बहुत कम, सीमित संख्या क्षमता के थे, लेकिन आज काशी के सीवेज का मैक्सिमम पार्ट ट्रीटमेंट के लिए जाता है। और 2 बड़े संयंत्र उन्होंने काशी में लगाए, और आज काशी का एक बूंद भी सीवर, सारे नाले धीरे धीरे, जो कि बहुत बड़े बड़े नाले थे, उन नालों को धीरे धीरे पैक कर लिया गया, उनको डाइवर्ट कर लिया गया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण 80 नाला है जो रमना में एक 50 mld का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। जो 80 को कर लेंगे तो काशी बड़े दम्भ के साथ कहेगी कि हमने अपने माँ गंगा को काशी में एकदम से, आपने घाटों को चमकते देखा है। बिल्कुल। हमारी माँ गंगा में एक भी अब कुछ भी ऐसी सामग्री आपको बहते हुए, गंदगी बहते हुए नहीं दिखती। हमारे घाट भी चमक रहे, हमारी माँ गंगा का स्वरूप भी एकदम से चमकदार हो गया है। तो जितना भी वादा किया, काशी से कहा, काशी के लोगों से उन्होंने जो भी वादे किए थे वो सब आज पूरे हो गए। काशी के लोग रोज़ नित्य नई चीज़ें, जब भी वो आते हैं, उनके कदम पड़ते हैं तो हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात वो काशी के लोगों को दे के चले जाते हैं। काशी चमत्कृत है, काशी के लोग अभिभूत हैं। निश्चित ही मोदी जी जैसे व्यक्ति का काशी आना एक बहुत ही सुखद संयोग। सर, पूर्वांचल विकास बोर्ड के आप उपाध्यक्ष रहे हैं। पूर्वांचल 2014 से पहले और पूर्वांचल 2022, कितना अंतर देख रहे हैं आप? पूर्वांचल किसी दौर में गरीबी का परिचायक मानते थे पूर्वांचल को लोग। इसी गरीबी का जिक्र, जो देश की पहली सदन बनी तो विश्वनाथ गहमरी जी वहाँ के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने उस सदन में जिक्र किया था कि उन्होंने आह्वान किया नेहरू जी को कि आपको गरीबी देखना है तो पूर्वांचल आइए। लेकिन आज पूर्वांचल कहीं न कहीं से विकास के उस पथ से, आपने देखा कि सारी 4 लेन 6 लेन सड़कों का जाल बिछड़ा पूरे। तो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब को लेके जो प्रयोग, जो शुरुआत, जो नए नए प्रतिष्ठान बनते जा रहे हैं, तो उससे काशी के साथ साथ पूर्वांचल के उन सारे जिले लाभान्वित हो रहे हैं जिनको कि अच्छी सड़कों से, आपने देखा कि बनारस लखनऊ, बनारस गाज़ीपुर, बनारस मिर्ज़ापुर, बनारस जौनपुर, ये सारे कभी सकरी सड़कों से जुड़ते थे, आज वो नए 4 लेन सड़कें हैं। जो प्रयागराज से होती हुई जो पुरानी ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ करती थी, आज वो 6 लेन बनने की तरफ, काम पूर्णता की तरफ अग्रसर है। तो हमको लगता है कि काशी का विकास, पूर्वांचल का विकास, संपूर्ण इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने का जो संकल्प मोदी जी ने उठाया है, योगी जी का बराबर का सहयोग है उसमें। आप देखते हैं कि कैसे 2014 से 17 का बीच का 3 साल का दौर, केंद्र की योजनाएं जैसे लगता था कि धरातल पर आने को, उत्तर प्रदेश के अपनी उस जमी को, उस धरा को चूमने को परेशान रहा करती थी।
चलती थी, किसी नाम से यहाँ आके उनका स्वरूप ही बदल जाता था, नाम बदल दिए जाते थे। प्रयास ये किया जाता था कि वो योजनाएं मूर्त रूप न ले सके। लेकिन आज आप कह सकते हो कि जितनी भी योजनाएं केंद्र की हैं वो 100% माननीय योगी जी के संकल्प से, प्रेरणा नरेंद्र मोदी जी की है, मूर्त रूप देने का संकल्प अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है। और उसकी देन है कि सारी योजनाएं धरातल पर आपको दिख रही हैं, उसका लाभ दिख रहा, आवास दिख रहे हैं, पेंशन दिख रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, विधवा वृद्धा विकलांग का पेंशन हो, पैसे बढ़ाए मात्र 300 रुपया, 500 रुपया, आज 1,000 रुपये मिल रहे हैं। निश्चित एक एक अदने से, गरीब से लेकर किसान से लेकर नौजवान, छात्र, कोई ऐसा तबका नहीं और कोई जाति का विभेद नहीं, धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं। सारी योजनाएं सबके लिए हैं। किसान है तो किसान एक जाति हो सकती है, जी जी। गरीब एक जाति हो सकती है, और उन्हीं को, उसी गरीबी को दूर करने के लिए, उसी पिछड़ेपन को दूर करने का संकल्प दोनों लोगों की, जब कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, जी। जब तक ये इंजन एक इंजन था तब तक कुछ अधूरा सा लग रहा था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार बड़े दम और दावे के साथ कह सकती है कि हर योजना उस हर व्यक्ति तक पहुंच रही है जो उसका लाभार्थी होना चाहिए था। और 1 रुपए की कटौती नहीं। मोदी जी ने जब खाते खुलवाए जनधन के, 48 करोड़ से ज़्यादा खाते खुले हैं देश में गरीबों के लिए। पहले गरीबों की हर योजनाओं को, उनके लाभार्थियों को लाभ देने के लिए बीच में बिचौलिए काम करते थे, उनके पैसे मांग लेते थे, उनके पैसों को वो छीन लेते थे। बिल्कुल, ये सच्चाई है। हाँ। और आज अगर 6,000 रुपया किसान निधि सम्मान निधि है तो 6,000 रुपया ही उनके खाते में, 1,000 रुपया विधवा विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, तो उस गरीब के खाते में वो जाती है रकम। 1 रुपए की कटौती नहीं। अनाज मिला तो देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला, तो उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी आबादी का बोझ लेके उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश है। और देश के तमाम जो पिछड़ेपन का आरोप लगता था, जितनी योजनाओं की बात होती थी, तुलनात्मक रूप से इस देश के जब अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश की तुलना होती थी, हम निश्चित ही फिसड्डी थे, पीछे थे। और आज उत्तर प्रदेश जब आप उसकी फहरिस्त उठा के देखते हैं तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो अपराध हो, कानून का मुद्दा हो, चाहे वो अपने लोगों को लाभार्थी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की योजनाएं हो, प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, तो आपको लगता है कि अग्रणी राज्य दिखता है। जैसे आबादी में अग्रणी है, इस देश को राजनीतिक रूप से जो चेतना उत्तर प्रदेश की है वो सब में अग्रणी है, तो वैसे ही उत्तर प्रदेश ने आज अपनी एक अलग सी पहचान कायम किया है देश में, और उसके लिए इन दोनों महानायकों का योगदान है। बिल्कुल सर। कोविड काल में सर हमने देखा कि आयुष मंत्रालय की उपयोगिता बहुत सामने आई और लोगों ने आयुष के बारे में जाना, मुझे लगता है बहुत कम पहले जानते थे लोग। कोविड काल में आयुष का प्रयोग किया, आयुष चिकित्सा का प्रयोग किया लोगों ने, लेकिन उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में अस्पताल हैं, वो बहुत अच्छी हालात में नहीं है, उनका सुधार कब तक हो पाएगा? देखिए, आयुष इस शब्द को भी इस देश में परिचित कराने का, इस देश में अलग से मंत्रालय बनाने का श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को है। इस देश में केंद्र में जब पहली बार सरकार बनी 2014 में, तो उन्होंने इस नए मंत्रालय का गठन किया, जिनमें अलग अलग ये विधाएं थी। आयुर्वेद अलग था, आयुर्वेद यूनानी, होम्योपैथ अलग था। उन्होंने सिर्फ इन 3 विधाओं को नहीं, बल्कि नेचुरोपैथी को, सोवा रिंगपा को, सिद्धा को, योग को, इन सब को समाहित करते हुए आयुष की कल्पना किया। और आज आयुष, और एक ऐसा संयोग भी बना कि आयुष की बात उन्होंने किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको नहीं माना। उत्तर प्रदेश में आयुष का मंत्रालय माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद 2017 में हुआ, तो 14 में केंद्र में, 17 में एक बड़ी छोटी सी यात्रा है, 8 वर्षों की केंद्र से और पिछले 5.5 वर्षों की उत्तर प्रदेश में। 4000 अस्पताल हैं जैसा आपने कहा, लेकिन किसी बड़े अस्पताल के 2 कमरे में आपको आयुर्वेद और होम्योपैथ के लोग बैठे हुए दिख जाते थे। जो सुदूर अलग अलग इलाके में 4 बेड के, 15 बेड के, 25 बेड के अस्पताल भी हुआ करते थे। निश्चित ही समय ने उनको, काल चक्र ने उनको हाशिए पर डाला था। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिन्होंने योग को इस दुनिया में स्थापित करने का बीड़ा उठाया। तो 21 जून को आपने देखा कि योग सिर्फ हिंदुस्तान के योगी नहीं,
हमारे महर्षि ऋषि नहीं, महात्मा नहीं, बल्कि जो योग जनसुलभ हो गया था देश के हर नागरिक के लिए, जो निरोग रखने के लिए योग की महत्ता को उन्होंने बताया, देश ने स्वीकारा और 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में उन्होंने सारे संसार में मान्यता दिलाया। चाहे वो लंदन की बिग बेन घड़ी हो, उसके नीचे टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क हो, चाहे वो एफिल टावर के नीचे योग करते हुए सारा संसार आपको दिखा, तो वो कहीं न कहीं से माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और उनके संकल्प से विश्व योग दिवस आज दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है योग। सर, एक इसी से जुड़ा सवाल है कि अयोध्या हो, काशी है, चित्रकूट है, मथुरा है, नैमिषारण्य है, बहुत धार्मिक स्थल है जहाँ पर हजारों क्विंटल प्रसाद बनता है रोज। उस प्रसाद की गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए आपके विभाग की तरफ से कोई प्लानिंग है? ईट टू राइट एक अधिकार है लोगों का। उस अधिकार को करने के लिए हम लोगों ने अब जितने भी ऐसे स्थान हैं, रेस्टोरेंट, होटल, स्कूल कॉलेज की कैंटीन, हमारे यहाँ बच्चों को जो अक्षय पात्र के द्वारा भोजन का वितरण होता है, मिड डे मील का, इन सब को अपने इस दायरे में लिया, उसकी जांच करके उनको अपने मानक के अनुरूप FSSAI जो भारत सरकार की मानक एजेंसी है, उसके तहत हम लोगों ने ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित करने का पिछले 100 दिन में इस 6 महीने का जो संकल्प था हमने पूरा कर लिया। आज कोई भी ऐसा दुकानदार, बड़ा दुकानदार जिसकी सेल कह सकते हो या जिसकी आमदनी 12 लाख रुपए से अधिक की है, उन सबको हम लोगों ने लाइसेंस इशू करना। उस लाइसेंस का भी जो संकल्प था, जो टारगेट था, वो पूरा हो गया। छोटे दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, दुकानदार छोटा हो, छोटे छोटे पटरी, रेहड़ी, सबको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कि आप एक मान्यता प्राप्त दुकानदार हो, ऐसा करके हम लोगों ने निर्धारित किया। भोग जो आपने जिक्र किया मंदिर के प्रसाद का, तो भोग की विधा से हम महानगर लखनऊ में बैठे हैं और महावीर मंदिर का जो प्रसाद है वो यहाँ सबसे प्रचलित है। उसको भी भोग की श्रेणी में हम लोगों ने साबित किया कि भगवान का प्रसाद जिससे कि लोगों की आस्था जुड़ी होती है वो बहुत, चाहे वो मथुरा के प्रसाद हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, चित्रकूट, हर मंदिरों से महत्वपूर्ण मंदिरों के प्रसाद को हमने इस भोग एक नाम दिया है सरकार ने, और इस विधा के अंतर्गत उसको मानक के अनुरूप उनकी कैंटीन जहाँ वो बनता है प्रसाद, उस पूरी रसोई से लेकर सारी चीज़ों को अपने मानक के अनुरूप करके उनको मान्यता प्रदान कर रहे हैं। हम लोगों ने, जैसे शिकायतें आती थी कि बच्चे अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं, वहाँ बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता, ऐसे सारे प्रतिष्ठानों को हम धीरे धीरे चिन्हित करते जा रहे हैं। जो हमारे मानक के पे खरे पाए जाते हैं उनको हम रजिस्ट्रेशन करके उनको हम सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा, और आपको विश्वास नहीं होगा कि इसके पहले 2 प्रयोगशालाएं हमारे पास हुआ करती थी। आज उत्तर प्रदेश के 8 मंडल मुख्यालयों पे हमारी प्रयोगशालाएं पूरी तरह से काम कर रही हैं। 8 और मंडल मुख्यालयों पे कुल हमारे, बिल्कुल यही सर मैं पूछना चाह रहा था, 2019 में योगी जी ने भी निर्देश दिए थे। 18 मंडल मुख्यालय हैं जिन पे संकल्पित है सरकार कि हमारे बहुत ही एडवांस, और मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में अब तक जांच में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रेसिड्यू जो उसमें शामिल होती थी, हम उनकी जांच की हमारे पास मशीनें नहीं हुआ करती थी, जिनको कि हैवी एंड इक्विपमेंट कहते हैं, हाई एंड इक्विपमेंट। उस हाई एंड इक्विपमेंट को लगा के बनारस, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, ऐसे करके ये मशीनें बहुत एडवांस मशीनें हैं। सर एक बहुत अच्छी बात आपने कही, ईट टू राइट, जी, खाने का अधिकार। कम शब्दों में बता दें हमारे दर्शकों को कि कैसे लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका लाभ कैसे ले सकते हैं? देखिए, जो भी रेस्टोरेंट चला रहा है, होटल के अपने रेस्टोरेंट होते हैं, सामाजिक रूप से खाना खिलाने समाज को जो कुछ भी अगर आप परोस रहे हैं, तो फिर आपकी किचन बहुत हमारे मानक जिसमें शुद्धता, जो आप खाद्य सामग्री उपयोग करके परोस रहे हैं उसकी शुद्धता, तो ग्राहक को ये विश्वास दिलाने के लिए कि जैसे आप देखते हैं ना कि पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं, वहाँ भी आपको कुछ ऐसे उनके मानक हैं, वो निशान आपको दिखते ही आपको लगता है कि हाँ इस जगह पे हमको शुद्ध तेल मिलेगा। वो भारत सरकार के जो मानक हैं जिनको ये फॉलो करती हैं हमारी पेट्रोलियम एजेंसियाँ। वैसे ही हमारे, जब आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी प्रतिष्ठान में आप जहाँ खाना खाने गए हों, जहाँ की खाद्य सामग्री का आप उपयोग कर रहे हो, अगर उस मानक को आप देखेंगे तो आपको भरोसा बढ़ेगा कि ये ऑथराइज है उस चीज़ के लिए, हमारे रेस्टोरेंट उस रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको भरोसा बढ़ेगा। और हम लगातार उसकी समय समय पर जांच करके
उनका रिन्यूअल करते रहेंगे। सर वाराणसी से बांग्लादेश के बीच जल परिवहन को बढ़ाने का प्लान चल रहा, तैयारी चल रही, जहाँ तक मुझे खबर है। कितना लाभ होगा प्रदेश को? बांग्लादेश नहीं, बंगाल, सॉरी बंगाल जी, हल्दिया से लेकर प्रयागराज इलाहाबाद तक जी। मोदी जी ने, ये भी एक देश की नदियों को फिर से जो जल का प्रवाह है, वो नदियां हमारी जल भरी रहे पानी से, बड़े जहाज उसमें चल सकें, तो उन्होंने हल्दिया से काशी होते हुए प्रयागराज को जोड़ने की जो योजना शुरू की है। बनारस में आपने देखा कि पोर्ट हमारा बन के तैयार है। बीच में उन्होंने जितने पड़ाव चिन्हित किए हैं उनको, जहाँ की जहाज को रुकने का, जहाँ की लोडिंग और अनलोडिंग करने का, तो काशी में वो पोर्ट हमारा बन के रामनगर के पास तैयार है। एक बाधक थी काशी में कछुआ सेंचुरी, जो 1986 से जब से काशी में गंगा प्रदूषण की शुरुआत हुई थी, काशी में बड़े जहाज़ों का चलना, मोटर बोट्स का चलना प्रतिबंधित था। तो मोदी जी के ही प्रयास से वो अब दूर हो गया, कछुआ सेंचुरी की बाधा समाप्त हो गई। अब हमारे बड़े जहाज, वरना राजघाट मालवी ब्रिज के नीचे आकर वो रुक जाते थे, उनके महीनों सामान उनके पड़े रहते थे। जी। अब उसके लिए वो जहाज जाके रामनगर में उनसे माल उतर रहा है, सीमेंट, छड़, जो लोहे की चीज़ें हैं वो, और खाद्य सामग्री। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन काशी तक होगा और इसको प्रयागराज तक ले जाना है। तो ये बहुत अभिनव प्रयोग है। जो नदियों में होता था कि हमारी नदियाँ गाद से भर गई हैं, पानी कम है, छिछली नदियों के होने से बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा होता था। बिल्कुल सर। समय कम है सर, हम एक दो सवाल और लेना चाहेंगे। सर, पूर्वांचल को कभी संक्रामक बीमारियों का क्षेत्र और माफियावाद का क्षेत्र जाना जाता था, लेकिन आज जो ये पिछले 7-8 सालों में बदलाव हुआ, योगी जी ने जो पूरा माफियावाद ख़त्म कर दिया है, मोदी जी ने जो विकास का काम किए हैं, तो इसका श्रेय आप सीधे तौर पे किसे देना चाहेंगे? देखिए, सत्ता पहले भी हुआ करती थी, सत्ता की हनक नहीं थी। कानून पहले भी बनते थे, कानून को लागू करने वाले लोग कमज़ोर थे। अपराधी तब भी थे, आज अपराधियों की जगह जहाँ है जेल है, तो जेल में अपराधी बंद हैं। या तो उत्तर प्रदेश में, या तो उन्होंने अपना जीवन परिवर्तित कर लिया होगा, या उत्तर प्रदेश से वो दूर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में रह के जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी अपराधी को मनमानी करने का, गुंडाई करने का, रंगदारी वसूलने का, और जो माफिया राज, गुंडा राज की आपने बात किया, वो समाज में आपको दिखाई दे रहा है। कैसे माताओं बहनों के प्रति, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में कितनी कमी आई है, वो आपसे छिपा नहीं है। अपराधियों के जो आतंक हुआ करते थे, जो जेलों में रहकर समानांतर सरकारें चलाया करते थे, आज इस तरह की शिकायतें आपको समाज में नहीं मिलेंगी। तो आप दावे से उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह सकती है कि माफिया और गुंडा राज का समूल सफाया हो चुका है उत्तर प्रदेश में। सर, आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होते हुए, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी आपकी कर्मभूमि रही है, तो वहाँ जो बदलाव आया है, जिस तरह से वहाँ आप पूरे देश से लोग पहुँच रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहिए? काशी को लेकर तो हमने आपसे बताया कि काशी खुद भी वहाँ के लोग अभिभूत हैं, और काशी को देखने का, वो दुनिया में कहीं जाते हैं, किसी देश के दौरे पर जाते हैं, तो काशी भारत आने का और काशी आने का वो आह्वान करते हैं अपने प्रवासी भारतीयों से, अपने देशवासियों से। और आज उसी की देन है कि काशी में जैसे जब से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन के, भव्य कॉरिडोर बन के तैयार हुआ है, उस कॉरिडोर को देखने के लिए 1-1 लाख लोग रोज आ रहे हैं। कुछ हजार की संख्या वाले लोग वाले शहर में आज लाखों लाख, सिर्फ इस नए वर्ष की शुरुआत के प्रथम 3 दिन 3.5 लाख लोगों ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाके दर्शन किया। सावन के मेले में 1 महीने का सावन, इस पूरे आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने काशी में बाबा का जलाभिषेक किया, दर्शन किया। तो आज अपनी आभा से, अपनी स्वच्छता के लिए भी काशी को आज, जिसको लेकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म अध्यात्म की नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी इतनी गंदी है, लेकिन आज आप काशी की स्वच्छता भी एक मिशन है। काशी में जब से फावड़ा 80 घाट पे चलाया है मोदी जी ने, स्वच्छता का मिशन शुरुआत किया काशी में। काशी आज से एक स्वच्छ नगरी, बाबा के कॉरिडोर की भव्य नगरी, और सारा देश दुनिया उमड़ पड़ी है काशी में आने को। देश में मोदी जी ने एक और सबसे बड़ा संकल्प लिया है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जो विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने का उन्होंने संकल्प लिया है। हमारे
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें अपना सबसे बड़ा योगदान, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की होगी, तो निश्चित ही उस महायज्ञ का सबसे बड़ा भागीदार उत्तर प्रदेश होगा, उसमें योगदान सबसे अग्रणी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश और देश मिल के हम सब जो विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य है वो निश्चित ही साकार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और हमारे इस खास प्रोग्राम में तमाम सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी। जैसा कि उनका नाम है दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु, तो वाकई क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं अपने व्यवहार के लिए, अपने सरल व्यवहार के लिए और सरल चित्त के लिए। तमाम सारे सवालों के उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में जवाब दिए और बताया कि उत्तर प्रदेश में जो खाद्य पदार्थ हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनकी बेहतरी के लिए और आम जनता के लिए कैसे सरकार काम कर रही है। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर हम किसी खास शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।